वेलकम टू ऑल ऑफ यू मोदी केयर वेलनेस प्रोग्राम में। और आज का हम लोगों का टॉपिक है पीरियड इश्यूज। पीरियड इश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो पीरियड इश्यूज में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं जिसको मैं आज एक ही वीडियो में कवर करूंगी। अगर पीरियड इरेगुलर हो जाए तो इरेगुलर पीरियड्स में दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पीरियड्स जल्दी जल्दी आ सकते हैं, अर्ली पीरियड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर पीरियड डिले हो सकते हैं, स्किप होना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में, सिस्ट के बारे में, पीसीओडी, पीसीओएस, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही मेजर इश्यू जिसका नाम है इनफर्टिलिटी, आज हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। फिर यूट्रस से रिगार्डिंग जो और हम लोगों की प्रॉब्लम होती है, जो कि मेनोपॉज की स्टेज तक आते आते किसी को भी फाइब्रॉइड से रिगार्डिंग या कोई और सिस्ट या गांठों से रिगार्डिंग ऐसी समस्या भी आ जाती है जहां यूट्रस रिमूवल की भी नौबत आ जाती है, यूट्रस से रिगार्डिंग कैंसर्स की भी नौबत आ जाती है, तो उस सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बच्चों से रिगार्डिंग पीरियड्स में जहां हम लोग कहते हैं टीनेजर के जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं और उसके बाद वो मैरिज से पहले ही इरेगुलर होना चालू कर देते हैं, उस टॉपिक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हर लेडी के लाइफ में जो है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो आता है, और ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ये आपका 28 डेज से 45 डेज तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका साइकिल किससे स्टार्ट हुआ है। तो नॉर्मल पीरियड यूजुअली मैक्सिमम उनकी ही साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों को स्टार्टिंग के 3 दिन तक ज़्यादा होता है, बाद में नॉर्मल होता जाता है। किसी किसी का 5 दिन में साइकिल खत्म हो जाता है नॉर्मल में, किसी का यही साइकिल 7 दिन भी चल जाता है। लेकिन अगर पीरियड इरेगुलर हो गया, यानी आपकी जो साइकिल स्टार्ट हुई थी उस साइकिल से अलग हट गया है, या तो वो जल्दी आने लगा है या वो लेट आने लगा है, तो लेट का जो केस होता है उस कंडीशन में आपके अगर पीरियड स्किप होना शुरू हो गए हैं, 1 महीना स्किप होना शुरू कर रहा है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन बाद में जाके वर्स्ट बनने लगती है। अगर पीरियड स्किप होंगे तो आपको सिस्ट बनने के जो चांस हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, और जिसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या बहुत ही जल्दी डेवलप होती है, जो कि अगेन लेडीज़ की प्रॉब्लम से रिगार्डिंग है और आपको आगे जाके समस्या पैदा करती है। तो किसी का भी पीरियड अगर नॉर्मल से अलग हट गया है तो यानी उसमें कुछ टेंशन की बात है, आपको डॉक्टर से इमीडिएट तभी मिलना है और उसके कारणों पे काम करना है। डॉक्टर आपके मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, जो भी उनको चेकअप सही लगता है उसको वो चेकअप कराते हैं और देखते हैं कि कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो रहा है, लाइक सिस्ट तो नहीं बन रही, पीसीओडी, पीसीओएस तो नहीं है, उनके या हार्मोनल कोई इश्यूज तो नहीं है। सारे चेकअप वो अपने हिसाब से करते हैं और उस पर उनको जो भी मेडिसिन स्टार्ट करनी है वो मेडिसिन स्टार्ट कराते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ी सच्चाई है, जितने भी लोगों के पीरियड डिलेड पीरियड में होते जाते हैं उनकी एक सबसे बड़ी सच्चाई है, अगर उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी केवल मेडिसिन के ऊपर की जो उनकी चल रही है, तो फिर पीरियड सिर्फ तब तक आते हैं जब तक कि मेडिसिन आप खा रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि मेडिसिन खा रहे हैं और मेडिसिन खाने के बाद भी पीरियड नहीं आ रहे हैं तो बहुत थोड़े से आ रहे हैं, और मेडिसिन छोड़ते ही वापस से पीरियड आपके डिलेड होना चालू हो जाते हैं। ये उन लोगों के साथ होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड हो गए। डॉक्टर्स खुद इस चीज़ के लिए एडवाइस करते हैं कि यहाँ पर आपको 50-50 पार्टनरशिप देनी पड़ेगी मिनिमम, और वो 50-50 पार्टनरशिप में आपका खुद का भी सेल्फ एफर्ट होना चाहिए। वो सेल्फ एफर्ट होता है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आप वेट लूज कीजिए, आपका अगर एब्डोमिनल एरिया बाहर है तो आप उस पे वर्कआउट कीजिए, उसे अंदर कीजिए, लाइफस्टाइल को एकदम परफेक्ट कीजिए, यहाँ आप बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं दीजिए। आपको स्लीपिंग पैटर्न, आपका फूडिंग हैबिट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका एक्सरसाइज और आपके जो भी रूटीन चेकअप होने चाहिए उन सबको सीरियस ही लेना है, बिकॉज डिलेड पीरियड इज़ अ वेरी सीरियस क्रिटिकल कंडीशन जो बाद में जाके वर्स्ट टू वर्स्ट ही होती जाती है। इसको जितनी अर्ली स्टेज में आप कंट्रोल कर लेंगे उतना बढ़िया, और जितना आप उसको टाल देंगे, क्योंकि आखिर जुड़ी तो आपके हार्मोन से भी है ना, और आपके ये सभी लाइफस्टाइल प्लस हार्मोनल जो चेंजेस हैं ये सभी अगर आप टाइम पर बैलेंस नहीं करेंगे तो अदर हार्मोन रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको थायराइड इश्यूज भी आगे जाके हो सकते हैं, और फिर समस्याएं बढ़ती ही जाती है यूट्रस से रिगार्डिंग, वो कम नहीं होती है।
तो कभी भी अरे यार आजकल तो सबके पीरियड डिले हो रहे हैं, सबके पीरियड इरेगुलर हैं, जैसे हम लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियों को एक्सेप्ट कर लिया है कि अरे डायबिटीज़ तो हर घर में है आजकल, बीपी तो हर घर में है, थायराइड तो हर घर में है, ऐसे ही इरेगुलर पीरियड को एक्सेप्ट ना करें कि अरे ये तो कौन सी कॉमन सी बात है, आजकल सबको हो रहा है। ये सबको होने वाले इंडिकेशन में अपने आप को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये आपका जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता है तब तक आपको ना जाने कौन सी दुनिया दिखा के जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते उस बारे में। तो मैं आपको आगे एज इट इज़ जैसे हमेशा केस स्टडीज़ डिस्कस करती हूँ, केस स्टडीज़ डिस्कस करने से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को रूबरू कर लेते हैं, आगे आने वाली हर सिचुएशन को रूबरू कर लेते हैं, जिससे आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ क्या क्या कंडीशन बन सकती है और मुझे कैसे और कहाँ ध्यान देना है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है, और अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे साथ कितना अच्छा हो सकता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको आज के सेशन में समझनी है। तो इर्रेगुलर पीरियड के कारण तो हम लोग बता चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। और इर्रेगुलर पीरियड में एक चीज़ और आ जाती है रेडिएशन से रिगार्डिंग। आज की डेट में जो रेडिएशन का कांटेक्ट है, मोबाइल का कंटिन्यूस जो कांटेक्ट है, उसमें आप लोग ज़रूर एनवायरो चिप्स का यूज़ कीजिए, ताकि आपको जो रेडिएशन का डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपको ना पड़े, और उससे भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आप रेडियोलॉजिस्ट के इंटरव्यू सुनेंगे तो वो आपको बताएंगे, आप नेट पे आज ही रेडियोलॉजिस्ट के इंटरव्यू फाइंड आउट कीजिए कि रेडिएशन का, मोबाइल रेडिएशन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो भी रेडियोलॉजिस्ट के इंटरव्यू सुनिए तो आपको साफ साफ बताएंगे। टीनेजर एज से लेके बाद की एज तक आज सबसे ज़्यादा, मान लीजिए किसी को कोई मेडिकल इश्यू है ही नहीं, उसके पीरियड भी एकदम सही थे, लेकिन लाइफ स्टाइल वर्स्ट करने की वजह से और रेडिएशन के कांटेक्ट में पूरे टाइम मोबाइल में रहने की वजह से आज जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, जितने इनफर्टिलिटी से रिगार्डिंग सेंटर्स भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा खोले जा रहे हैं, उसमें रेडिएशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये भी हम लोगों को बात ध्यान रखनी है, ये भी कारणों में आता है। और इसके मेजर कारण में आ जाता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। आजकल लोगों को विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, B12 इससे रिगार्डिंग डेफिशिएंसीज भी बहुत ज़्यादा होती है, जो भी अगेन कॉज बनता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, और जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस जब स्टार्ट होता है, लाइफस्टाइल बेकार होती है, दोनों के जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, एस्ट्रोजन की भी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसके बाद फिर उसका सीधा इफेक्ट पीरियड्स पे आना चालू हो जाता है। तो इर्रेगुलर पीरियड्स PCOD PCOS को जन्म देता है, आगे जाके उसको और बेकार कर देता है। और आप जितने टाइम पे अवेयर होंगे, जितनी जल्दी आप डॉक्टर से मिलेंगे, आपका रूट कॉज जानेंगे और अपना पार्टनरशिप, अपना भागीदारी आप पूरा डॉक्टर के साथ में देंगे, आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे, आपकी समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले केस स्टडीज स्टार्ट करने से पहले पीरियड से रिगार्डिंग मैं आपको PCOD PCOS जितने लोगों ने ठीक किया उनकी केस स्टडीज सुनाऊंगी। मैं टीनेजर्स की केस स्टडीज सुनाऊंगी जिनके पीरियड इरेगुलर हो गए थे, बाद में उनके एकदम सही हुए। मैं फाइब्रॉइड्स से रिगार्डिंग केस स्टडीज सुनाऊंगी कि फाइब्रॉइड्स के कैसे कैसे केसेस होते हैं और कहाँ जाके वो रुकता है। तो मैं सभी केस स्टडीज़ आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और इनफर्टिलिटी से रिगार्डिंग भी केस स्टडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। PCOD और PCOS से रिगार्डिंग मैं आपको केस हिस्ट्री बताती हूँ। मेरी टीम में 2 लोगों को, मैं अपनी टीम की बता रही हूँ जिनका एक्सपीरियंस मेरे पास है, उनमें 2 लोगों को PCOD और PCOS की समस्या थी। उसमें से एक ने अपना वेट लॉस पे ध्यान दिया, डॉक्टर की जो मेडिसिन उनको लेनी थी वो उनकी कंटिन्यू थी, साथ में उन्होंने अपने वेट लॉस पे ध्यान दिया और लाइफस्टाइल के जितने भी मॉडिफिकेशन उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी थे उन्होंने किए। और जो चीज़ उनकी PCOD PCOS का कम से कम 4-5 साल इलाज चला, उसके बाद भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी कि वो पीरियड बिना मेडिसिन के रेगुलर पे आए, बट उन्होंने अपने आप को बदलने के लिए समय दिया। उनका PCOD PCOS की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सही हुई, एकदम रेगुलर पीरियड्स हो गए। और जो सप्लीमेंटेशन उन्होंने साथ में यूज़ किया उसमें नोनी जूस आ जाता है, हम लोगों का जो प्लांट प्रोटीन है वो आ जाता है, फ्लैक्सीड ऑयल आ जाता है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है। ये बेसिक सप्लीमेंट हैं जो आपके अगर डिलेड पीरियड है
तो उसको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस करने में मदद करते हैं। साथ में जो हम लोगों का लेडीज़ हार्मोन एस्ट्रोजन कम हो जाता है उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये आपका पूरा पैकेज है जिससे बहुत लोगों की मदद हुई है। और 6 महीने के अंदर कोर्स करने पर, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में करने पर वो पूरे नॉर्मल स्टेज पे वापस हो गए और उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए। ये एक की केस हिस्ट्री मैंने आपको बताई। सेकंड और ऐसी ही केस हिस्ट्री मेरे टीम में थी जिसमें कि यही समस्या उनको थी और कंसीविंग से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही थी। सेम यही सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, 6 महीने अपने आप को ठीक करने पे ध्यान दिया और फिर उन्होंने कंसीव भी किया, उनका बेटा भी हुआ। और बहुत वाव मैं कहूँगी कि ये सिचुएशन से लोग बाहर आ जाएं और जितने लोग इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं उनके लाइफ में बाहर आ जाए, उसके लिए आपका एफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इन केस हिस्ट्रीज़ में ऐसा ही था कि 4-4, 5-5 साल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी सुधार नहीं आ रहा था, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के संग जब ट्रीटमेंट मिक्स हुआ उसके बाद बाहर ही बाहर आई। तो ये बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की खुद के एफर्ट का। देन आगे मैं और आप लोगों के पास बात करूंगी कि फाइब्रॉइड से रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, पहले मैं अपनी तरफ से अपना पूरे टॉपिक को कवर कर ले रही हूं छोटे छोटे फॉर्म में, फिर आप लोग के मैं क्वेश्चन आंसर ले लूँगी। ओके, फाइब्रॉइड के बारे में अगर मैं बात करूँ, कई लोगों को जो हैवी ब्लीडिंग के इश्यूज़ हैं या फिर डिलेड पीरियड के इश्यूज़ हैं, दोनों ही कंडीशन में फाइब्रॉइड या सिस्ट का बनना कॉमन होता है। और फाइब्रॉइड्स किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अगर वो किसी के पीरियड रेगुलर हैं तो भी फाइब्रॉइड किसी को भी हो सकता है। फाइब्रॉइड बॉडी के अंदर कितना छोटा है कितना बड़ा है वो उतना मेजर केस नहीं होता है, बट वो किस लोकेशन में है, आपके यूट्रस के अंदर वो किस लोकेशन में है और आपके बॉडी पे उसका सिम्टोमेटिक इफेक्ट क्या आ रहा है, यानी वो आपको असर क्या कर रहा है। क्या वो आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्या वो आपके लिए बहुत पेनफुल हो रहा है, उसके ऊपर फाइब्रॉइड का डिसीजन होता है कि फाइब्रॉइड के बारे में हम लोगों को क्या करना है। तो जब भी हम लोग अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं उसमें अगर हम लोगों को हैवी ब्लीडिंग के इश्यूज हैं या फिर डिलेड पीरियड के इश्यूज हैं तो अल्ट्रासाउंड हम लोग एनुअल बेसिस पे ज़रूर ले लेना चाहिए। उस अल्ट्रासाउंड को लेने से हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग के यूट्रस में इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो डॉक्टर बता देते हैं कि ये आपके लिए हार्मफुल है कि नहीं है। पड़े रहते हैं बहुत सारे फाइब्रॉइड्स और सिस्ट पड़े रहते हैं जो आपको हार्म नहीं करते, इवन उनके साइज बड़े से बड़े भी हो जाए, अगर वो आपकी बॉडी पे कोई सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं या वो कैंसरस नहीं है तो तब तक आपको कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जब आपका मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद ये सब फाइब्रॉइड सब सिकुड़ जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो जब तक आपका मेनोपॉज खत्म नहीं हो जाता है तब तक इन फाइब्रॉइड्स पे बस नज़र रखने की ज़रूरत होती है और आपके सिम्टम्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ये आपको प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे। और चेकअप के दौरान हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि कुछ कैंसरस तो नहीं है, तो वो आपके रेगुलर चेकअप में आप डॉक्टर के साथ में एनुअल बेसिस पे आप अपना, अगर आपको कोई समस्या है या आपने वैसे ही चेकअप कराया और आपको दिख जाए तो आप अपने एनुअल चेकअप में उसका कंडीशन को जज कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो फाइब्रॉइड क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, बॉडी के अंदर वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं फाइब्रॉइड से जुड़ी 3 केस स्टडी आपको और बता देती हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसको फाइब्रॉइड का इशू डायग्नोस हुआ, हैवी ब्लीडिंग अभी जाके हो रही थी जब उसका मेनोपॉज एकदम पास में आ गया है, वो 49 के आसपास है तो उसका मेनोपॉज एकदम पास में आ गया, अब जाके उसको हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो रही थी। डॉक्टर ने डायग्नोस किया, देखा फाइब्रॉइड है और उसको ब्लीडिंग जल्दी रुक नहीं रही थी और नहीं रुकने की वजह से 4 से 5 उसने सेकंड ओपिनियन ले ली थी, सबने उसको यूट्रस रिमूवल के लिए ही रिकमेंड किया था। लेकिन एक लकली जैसे बोलते हैं डॉक्टर टू डॉक्टर मिलने वाली बात है और दवाई सूट होने वाली बात है, फिर उसको एक डॉक्टर का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सूट कर गया जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग रुकने पे मदद उसको मिल गई और अभी उसका नॉर्मल जैसे पीरियड था वैसे ही पीरियड हो गया है। और डॉक्टर ने अब कहा है कि अब आप मेनोपॉज तक आपका अगर सही रहता है ऐसा तो आप वेट कर सकते हैं। देन इस ट्रीटमेंट में आखिर में किया क्या जाता है, सबसे पहले तो आपको ब्लीडिंग को कम करने की दवाई दी जाती है, हार्मोन से रिगार्डिंग अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उसकी दवाई दी जाती है, साथ में कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन भी कंपलसरी चालू किया जाता है।
तो ये आपका ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। वेट एंड वॉच किया जाता है, अगर आपको उसके असर हो रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उसके कोई असर आपको हो ही नहीं रहे हैं तो आगे जाके डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं यूट्रस रिमूवल से रिगार्डिंग। मैं अपना खुद का केस हिस्ट्री बताती हूँ। मैं पहले सारी केस हिस्ट्री खत्म करूँ, फिर मैं क्वेश्चन सबके ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी और हार्डली 10 मिनट का सेशन बचा है, फिर मैं आप लोग सबके क्वेश्चन लूँगी। अब मैं अपनी केस हिस्ट्री बताती हूँ। मुझे ऑलरेडी पहले से ही शुरू से जब से पीरियड स्टार्ट हुआ तब से हैवी ब्लीडिंग की ही मेरे पास इश्यू रहा करते थे। तो अभी जब 1 साल पहले जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मेरी ब्लीडिंग और थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, पर मुझे इस वक्त बाहर जाके डॉक्टरों को दिखाने में डर लग रहा था। मैंने इग्नोर कर दिया कि मुझे तो ऑलरेडी इश्यू है हैवी ब्लीडिंग का, और मैं तो रेगुलर चेकअप लेती रहती थी, मुझे कोई फाइब्रॉइड्स भी नहीं थे, कोई सिस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था मुझे। लेकिन फिर भी अचानक से मुझे ब्लीडिंग जो है वो मेरी काफ़ी हैवी होने लगी लास्ट मार्च से, और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहले तो बहुत ज़्यादा होने लगी, फिर महीने में 2 बार पीरियड्स आने लगे। फिर डॉक्टर की जो मेडिसिन है उसका असर मुझ पे नहीं हो रहा था, उससे भी मेरे पीरियड्स रुक नहीं रहे थे। मेरे कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने की वजह से मेरा हीमोग्लोबिन 6-7 लेवल पे आके ड्रॉप होना शुरू हो गया था। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा मेरा फाइब्रॉइड एकदम से बहुत बढ़ गया था, और मेरा जो लोकेशन फाइब्रॉइड का था वो बहुत ही मेरे लिए डेंजरस था, जिसकी वजह से मुझे कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। तो मुझे यूट्रस रिमूवल के लिए उन्होंने बोल दिया, और मैंने 5-6 डॉक्टर को रेफ़र किया, सबने ही मुझे यूट्रस रिमूवल के लिए बोल दिया। मैंने फरवरी में अपना यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन कराया। देन एक और फाइब्रॉइड का मैं आपको केस बताऊंगी। मेरी बुआ है, बुआ को पीरियड हैवी स्टार्ट हुए, बट वो पहले के टाइम में जैसे छुपाते थे ना, कुछ बताना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना नहीं है, जो हो रहा है होने दो। तो पीरियड से रिगार्डिंग इनके फाइब्रॉइड्स के भी अपनी अपनी स्टेजेस होते हैं, तो वो एकदम 3rd स्टेज तक पहुंच गई, उनका फाइब्रॉइड कैंसर भी बन गया। जब उन्होंने जाके डॉक्टर को बताया तब तक तो उनकी 3rd स्टेज आ गई थी और उनकी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। एक और मेरी फ्रेंड है जिसको फाइब्रॉइड का इशू हुआ, उसको सेम इसी तरीके से ब्लीडिंग का इशू चलता रहा। उसने भी टाइम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो उसका कैंसर का 1st स्टेज चालू था, तो उसको यूट्रस भी रिमूव कराना पड़ा, उसको कीमोथेरेपीज भी स्टार्ट। टीनेजर्स में अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरी बेटी अभी 13 ईयर ओल्ड है, अभी जस्ट उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है, और आजकल तो बच्चे खुद ही बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं पीरियड इश्यूज़ के बारे में। उनके स्कूलों में बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो मेरी डॉटर का जब पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसने मुझसे कहा, मम्मी मेरे जो फ्रेंड है वो आजकल खेलने नहीं आ रही है, और उसका भी पीरियड 3 महीने पहले आना स्टार्ट हो गया था, बट उसको अभी 2 महीना पीरियड नहीं आया। फिर वो उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको पीरियड आने की दवाई दी है, तो ये उसका मूड बहुत स्विंग हो गया है, और इसकी वजह से वो बहुत चिढ़ रही है, मेरे साथ खेलने नहीं आ रही है। तो ये बात समझ में उसी चीज़ से आती है कि देखो अभी पीरियड स्टार्ट भर हुआ है, और उसके बाद अभी से ही ये कंडीशन आना चालू हो गई है। मेरे बेटी के भी 2 महीने 3 महीने ठीक से पीरियड आए, और उसके बाद 4था महीना उसका पीरियड नहीं आया। उसने बोला, मम्मी मुझको डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी जो फ्रेंड है उसको मेडिसिन लगा था, अब मुझे भी मेडिसिन दिला दो, मेरा पीरियड स्किप हो गया। मैंने, क्योंकि आई नो दैट जितने भी लोग रिटर्न होके आते हैं, जितने लोग भी PCOD, PCOS और इरेगुलर पीरियड के शिकार हैं, उसमें जो आधे से ज़्यादा गलती होती है वो हम लोगों की खुद की होती है, जिसमें लाइफ स्टाइल से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जरूर ऐसा चल रहा होता है जिससे हम लोगों के पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। मेडिकल इश्यूज बहुत जो निकलते हैं, अगर किसी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी है, हार्मोन से रिगार्डिंग है, या किसी में कोई कमी है अगर, तो उसके कारण अगर तो वो केसेस थोड़े कम बनते हैं, और लाइफ स्टाइल फैक्टर उसके सबसे ज़्यादा बनते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको अगले महीने ले जाऊंगी, पहले इस महीने आपकी हम सारी चीज़ें सही करेंगे जो कि गलत हो रही हैं। एक बार पूरा आपका लिस्ट फाइंड आउट मुझे करना पड़ेगा। उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था, और बच्चों का पूरा नीचे जाना बंद था, वो स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, और खेलना भी उसका पूरा बंद था। मोबाइल में भी पूरे टाइम, क्योंकि जूम मीटिंग्स स्टार्ट थी, तो पूरे 5 घंटे तो बच्चों के जूम मीटिंग में ही जा रहे थे। ये सब उसके साथ हो ही रहा था, और जस्ट पीरियड स्टार्ट हुए थे, उसमें मैंने चेंजेस कराए। उसमें मैंने उसको मोबाइल की जगह टैबलेट दे दिया कि बेटा आप टैबलेट करो, और इतनी डिस्टेंस के साथ में ही आपको रखना है, टेबल पे इस तरह रखना है, डिस्टेंस रखनी है, और आप पूरी पढ़ाई टैबलेट पे करोगे। आप मोबाइल को भूल जाते हो, आप बार बार हाथ में ले लेते हो, आपको कितनी डिस्टेंस से देखना चाहिए वो ध्यान नहीं देते। मैंने उसका रेडिएशन का कॉन्टैक्ट को चेंज कराया।
सेकंड नंबर पे मैंने उसका पोस्चर सही कराया, वो आदत नहीं थी उसकी ठीक से बैठने की, एक जगह बैठा फिर उठा करा, उसको मैंने बार बार उसका पोस्चर सही कराया, उसका सही एंगल मीटिंग अटेंड करने का कराया कि आपका जो शोल्डर है और जो ये ईयर है ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए। ऐसे झुक के जो हम लोग मोबाइल पे मीटिंग करते हैं उससे आपका ये चला जाता है, पीछे की जब मसल्स में प्रॉब्लम आती है, आपके सिटिंग पोस्चर खराब हो जाते हैं, उस पोस्चर का भी पूरा का पूरा रिलेशन आपके एब्डोमिनल एरिया पे पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने उसको सही कराया, मैंने उसको खेलना शुरू कराया, स्पोर्ट्स उसके शुरू करा दिया दोबारा कि तुम खेलने जाओ, साइकिलिंग करो, कुछ तुम और कुछ नहीं कर सकती, लोगों के साथ खेल नहीं सकती तो तुम केवल साइकिलिंग कर लो, वहाँ पे मैंने उसके चेंज कराया। स्लीपिंग पैटर्न उसका बिगड़ गया था, लेट सोना शुरू कर दिया था, उसका पूरे 2 घंटे पहले उसका सारा कांटेक्ट हटाया, उसको टाइम पर सुलाया, फूड उसका ऑलरेडी सब कुछ था, जितने मॉडिफिकेशन मुझे ज़रूरत थी मैंने उसके कराए। साथ में उसको सप्लीमेंट्री मैंने जो स्टार्ट करा वो उसमें मैंने आंवला जूस स्टार्ट किया। उसकी एज बहुत कम थी तो मुझे बहुत ध्यान देना था कि मैं उसको क्या स्टार्ट कराऊं, तो मैंने उसको आंवला जूस पहले स्टार्ट कराया, उसको जूस नहीं पिया गया तो मैं आंवला टैबलेट पे आ गई। आंवला टैबलेट मैंने उसको 2 टाइम्स के लिए दिया। देन फ्लैक्सीड ऑयल मैंने उसको 2 टाइम्स दिया, क्योंकि फ्लैक्सीड ऑयल प्रोटीन और जो हम लोगों के पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ये हार्मोनल बैलेंस करने में मदद करती है, प्लस आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। देन प्रोटीन क्रेस्ट स्टार्ट कराया उसके एज के हिसाब से, ऑलरेडी प्रोटीन क्रेस्ट वो लेती थी बट अभी सीरियसली नहीं ले रही थी तो उसको वापस से वो स्टार्ट कराया। उसमें सारे न्यूट्रिशनल जो ब्रिज हम लोगों को गैप पूरा करने के लिए चाहिए उसके पूरे न्यूट्रिशन उसको मिल जाते, बाकी उसका खाना पीना ऑलरेडी अच्छा था। इतना मैंने चेंजेस कराया उसको, 1 महीना ही हुआ, पूरे चेंजेस पे स्ट्रिक्ट ध्यान दिया और अगले महीने से उसके पीरियड एकदम नॉर्मल हो गए और अब तक उसको कोई दिक्कत नहीं आई है। तो यहाँ मैंने बहुत अर्ली स्टेज में तुरंत उस पर एक्शन लिया, उसका एकदम ठीक हो गया, ना मुझे कोई और मेडिसिन पे जाना पड़ा ना कुछ, और एकदम जितने भी मॉडिफिकेशन मुझे करने की ज़रूरत थी मैंने किया और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट उसको तुरंत मिल गया। और ब्लीडिंग भी उसको एकदम 5 दिन जो आनी चाहिए वो एकदम शुरू हो गई, जो स्टार्टिंग में सिग्नल दे रही थी कि 1 दिन 2 दिन आके ख़त्म हो रही थी, वहाँ पर उसको फ़र्क आ गया। तो ये तो मैंने आपको टीनेजर की स्टेज बताई। ऐसे ही आप अपनी फैमिली से शुरू करके अपने आसपास की फैमिली में अगर इस इशू पे बात करेंगे कि पीरियड कैसे हैं बच्चों के, तो आपको पता चलेगा बहुत वर्स्ट हालत हो चुकी है, बिगड़ते जा रहे हैं और हम लोग फिर यही सोच लेते हैं तो सबके साथ में हो रहा है, आजकल तो ऐसा है, आजकल तो वैसा है, लेकिन उसमें स्टेप्स नहीं लेते हैं जिससे बाद में जाके इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना है स्टार्टिंग से इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। पीसीओडी, पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड से रिगार्डिंग मैंने आपको सप्लीमेंटेशन भी जो मैंने अपने कस्टमर्स को दिए और उन पे फ़र्क आए, जिनके हमारे पास हमारी टीम में केस स्टडीज़ भी हैं, उसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। नोनी, प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फ्लैक्सीड ऑयल, इसमें आप और कुछ मॉडिफिकेशन को और समझ सकते हैं। अगर किसी को थायराइड का साथ में इशू है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस कभी भी आ सकते हैं और थायराइड का इश्यूज भी इरेगुलर पीरियड के साथ हो सकता है, तो उस कंडीशन में सोया प्रोडक्ट नहीं दिए जाते हैं, तो हम लोग को प्लांट प्रोटीन उसमें नहीं देना है। ओके, आप इसमें और एडिशनल बेनिफिट के लिए रेड कोरियन जिंक्सिंग आप ऐड कर सकते हैं। रेड कोरियन जिंक्सिंग भी इनफर्टिलिटी के ऊपर और रेगुलर पीरियड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर किसी को नोनी का इशू है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग नोनी नहीं चलता है, फॉस्फोरस बढ़ा है, पोटेशियम बढ़ा है, इस तरीके के अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उस कंडीशन में नोनी हटा सकते हैं। आप उसकी जगह आंवला जूस को या आंवला टैबलेट को साथ में स्टार्ट करा सकते हैं। बच्चों के केसेस में अगर आप नोनी नहीं देना चाह रहे हैं वैसे दे सकते हैं, 6-6 महीने का मिनिमम कोर्स नोनी का लेना चाहिए जिसको पीरियड इश्यूज इरेगुलर में हो रहे हैं। फिर भी अगर बच्चों से रिगार्डिंग है, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी जगह आप आंवला टैबलेट या आंवला जूस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्लैक्सीड ऑयल, प्लांट प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स जो उनके लिए सूट करे वो भी हमें साथ में ऐड करना ज़रूरी है। हम लोगों को जो लेडीज़ हैं केस में कैल्शियम ज़रूर उसमें इन्वॉल्व कर लेना है, क्योंकि जितने भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनमें मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, ये तो बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसीज हैं, तो ये भी हम लोगों को साथ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है।
अब अगर एक चीज़ और आ जाती है कि अगर फ्लैक्सीड ऑयल का किसी को ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए थायराइड के अलग अलग केस भी होते हैं जिसमें कई लोग फ्लैक्सीड ऑयल को बहुत अच्छे से रिकमेंड करते हैं, कई थायराइड के केस में फ्लैक्सीड ऑयल रिकमेंड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप क्रिल ऑयल भी ले सकते हैं, यानी कि ओमेगा 369 का कोई भी आप एक अच्छा सोर्स साथ में ले सकते हैं, डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं, उसके साथ आप अपने सप्लीमेंटेशन का डिसीजन ले सकते हैं, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस डॉक्टर एडवाइस एंड मेडिसिन, ये सब का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे। जो भी और ज़रूरत है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, फिजिकल एक्सरसाइज, फूडिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न, रेडिएशन से बचना, इन सब को भी आप साथ में योगा मेडिटेशन इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। देन उसके बाद अभी हैवी ब्लीडिंग के केस में अगर मैं सप्लीमेंटेशन की बात करूं तो उस कंडीशन में जिसको हैवी इश्यूज़ हैं उसमें आप प्रोटीन क्रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ब्लड लॉस, तो उसके कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी का होना बहुत जायज़ है। तो मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन क्रेस्ट का कॉम्बिनेशन उसमें बहुत अच्छा बनता है, बस वो डायबिटिक पेशेंट ना हो प्रोटीन क्रेस्ट के कंडीशन के लिए। बाकी आप सब उसमें आप दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दीजिए, कैल्शियम दीजिए, फ्लैक्स ऑयल दीजिए, सब आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्या क्या आपको नहीं देना है उस कंडीशन में आपको नोनी नहीं देना है, क्योंकि नोनी हम लोगों के पीरियड्स को लाने में मदद करता है, तो उससे ब्लीडिंग किसी की भी हैवी हो सकती है। सेकंड नंबर पे आपको प्लांट प्रोटीन नहीं देना है, क्योंकि प्लांट प्रोटीन हम लोग के एस्ट्रोजन बढ़ाने का काम करता है। वो जिसके पीरियड डिलेड है उसमें तो वो बहुत अच्छी मदद कर देता है, पर जिसको ऑलरेडी हैवी ब्लीडिंग के इश्यू हैं तो वो ना ले उसको, क्योंकि उसका जो ब्लीडिंग है वो और हैवी भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी आज की डेट में बहुत एक ऐसा कॉमन इश्यू हो चुका है जिस पर हम लोग को कलेक्टिव एफर्ट देने की भी ज़रूरत है। कई लोगों के केस में मेडिकल हिस्ट्री में कुछ भी निकल के नहीं आता है, कोई भी उनको मेडिकल प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ को निकल के नहीं आती है, लेकिन फिर भी ड्यू टू स्ट्रेस बड़े होने की वजह से लोग कंसीव नहीं कर पाते, और ऐसा सालों साल होता है। मेरे पास ऐसे 2 से 3 लोगों की कम से कम केस हिस्ट्री है जिनके 10 से 15 साल तक बच्चे नहीं हुए थे, और उनको मेडिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इवन उनके पीरियड्स भी पूरे रेगुलर थे, लेकिन फिर भी उनको कंसीविंग के इश्यूज आ रहे थे। और हर डॉक्टर एक ही चीज़ कहता था, स्ट्रेस पे काम कीजिए, स्ट्रेस पे काम कीजिए, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, कूल रहिए। यहाँ तक तो गायनेक बता देते हैं, बट स्ट्रेस को कैसे रिमूव करना है उसके लिए आपको उसके काउंसलर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको काम करना ज़रूरी होता है। कम से कम 2 लोगों की मेरे टीम में गुड न्यूज़ आई थी, जिनके 10 साल, एक का था कि जिसके बच्चे नहीं हुए थे और एक को 15 साल तक बच्चे नहीं हुए थे। फिर सीधे उसने जो कंसीव किया तो एक के तो ट्विंस हुए और एक को मेल बॉय हुआ। जब उन्होंने अपने गुड न्यूज़ मुझे बताई तो मैंने पूछा क्या किया तुमने और कहाँ से तुमने ट्रीटमेंट कराया, तुमको इतने अच्छे रिजल्ट मिल गए। और हमेशा वो बताते थे कि मुझे आप कुछ सप्लीमेंट ऐसा बता दो, क्योंकि मेरे जो है हेल्थ में कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, हम लोगों ने डॉक्टरों के इतने चक्कर काटे। मैं हमेशा यही कहती थी स्ट्रेस पे काम कीजिए, स्ट्रेस पे काम कीजिए। जब कुछ नहीं है और डॉक्टर भी बता रहे हैं तो आप यहीं पे काम कीजिए। मैंने दोनों को ही काउंसलर की तरफ रेफ़र किया था कि आप अपने काउंसलरों से मिलिए, साइकेट्रिक जो काउंसलर होते हैं, आपके कारण जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को कूल डाउन रखिए और डॉक्टर के जो सब चल रहा है वो चलिए, सप्लीमेंटेशन जो साथ में ले सकते हैं वो लीजिए, और फिर उसके साथ आप अपने आगे बढ़िए। उन लोगों ने अपने ऊपर काम किया और इतने अच्छे वाव रिजल्ट उनको मिले, उनकी ज़िंदगी में बाहर आई। और यहाँ तक जितने लोग इनफर्टिलिटी से गुजरते हैं उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक बड़ा चीज़ हो जाती है। कई लोग का तो लाइफ स्टाइल ही बिगड़ा होता है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो उसके कारण बन जाते हैं। कई लोगों को कुछ मेडिकल कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से कारण बन जाते हैं, लेकिन कई लोग तो उस चीज़ के शिकार हो जाते हैं जिनके कोई कारण नहीं बनते और जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ये कारण बन जाते हैं। तो हम लोग अगर जो एक इक्वल पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, एक सामाजिक रूप से हम लोग जो पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, होता है ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजियों के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हमें अपने बोलों पे बहुत ध्यान देना है।
और कोई भी अगर इस तरीके का कुछ भी बोल रहा है आसपास किसी के बारे में, उसे स्टॉप करना है, बिकॉज वी नो दैट कि ये कितनी टफ कंडीशन होती है और हमें लोगों की मदद करनी है, उनके कारण नहीं बनना है स्ट्रेस का। ओके, एंड एक चीज़ मैं बस और एक गाना और गाना चाहती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत कमेंट सुनने पड़ते हैं, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, और ऐसे कंडीशन में मैं आपसे यही कहूँगी, सिर्फ अपने दिल में उन लोगों को जगह दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, उनको हाय कीजिए। बाकी अपने दिल से उन लोगों को जो आपको अच्छे नहीं लगते, उनकी बातों को हमेशा बाय बाय कीजिए। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी